हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक व्हाट इज इजी। आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे से टॉपिक है, उन्हें कवर कर लेते हैं। एक तो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो सिडविक ने दिया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसलिए इसे सिडविक नंबर भी कहा जाता है। गिवन बाय सिडविक, ठीक है ना। तो इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला लिखो। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम इन सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नॉवल गैस से मैच हो जाता है, इनमें से किसी भी नॉवल गैस से मैच हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है सिडविक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सिडविक ने बोला था कि सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नॉवल गैस के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं यहाँ से किसका कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। सबसे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, FeCN का होल 6 4 माइनस। अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन स्टेट निकाले तो कितना निकल जाएगा, Fe का x प्लस 6 इंटू, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, निकालना भी सिखाया था। Cn पे -1 है, ठीक है ना। मतलब Cn का चार्ज कितना होता है, -1, इसलिए मैंने -1 लिखा, ठीक है ना, इक्वल टू -4। तो यहाँ से हो जाएगा x - 6 इक्वल -4, मतलब x इक्वल हो गया प्लस का 2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस का 2 आ गया, ठीक है ना। देखो, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो हमने लिखा 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई तो 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने डिफाइन बताई थी कोऑर्डिनेशन नंबर की लेक्चर फर्स्ट में। मैंने बोला था नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। देखो यहाँ पर एक सीएन एक लॉन पेयर डोनेट करते हैं, यहाँ पर कितने सीएन है 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 into 2, फॉर्मूले का 2 लगा दिया, ठीक है ना। तो हो गया हमारे पास 24 और प्लस 6 to the 12 इक्वल हमारे पास आ गया 6 और 36। और 36 किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का। मतलब एक नॉर्मल गैस से मैच हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है और ए एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला हटा दो। देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 प्लस, क्योंकि हमारे पास NH3 पे कोई चार्ज होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए 4 into 0, ये तो 0 हो गया। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2, तो मैंने लिखा ये ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर दो, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो माइनस कर दो, तो 2 हो गया माइनस, ठीक है ना। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, एक NH3 एक लॉन पेयर डोनेट करता है, 4 NH3 है, मतलब 4 लॉन पेयर डोनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये फॉर्मूले का 2। तो अगर हमारे पास 29 2 कितना बचा हमारे पास, ये 27 प्लस 4 2 जो 8 और ये 8 और कितना हो गया हमारे पास 15 35। तो ये कोऑर्डिनेट, ये क्या है हमारे पास नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला K2, अच्छा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 2 into इसका कितना हो जाएगा प्लस का 1, पोटेशियम का +1 होता है, प्लस प्लैटिनम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 6 into -1, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये 2x - 6 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x इक्वल कितना आ गया प्लस का 4 आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 आ गई। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो इस वाले केस में, थर्ड वाले में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78, ऐसे होता है ना, निकेल प्लैटियम प्लैटिनम। बस निकेल का याद रखो, निकेल का कितना होता है 28, अगर प्लैटिनम का निकालना है क्या करना है, इसमें 18 प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 646, ठीक है ना। अगर प्लैटिनम का निकालना है तो उसमें 32 प्लस कर दो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 18 प्लस, उसके नीचे जाने के लिए 32 प्लस, पूरा ट्रिक बता दूंगी मैं कभी, अभी शॉर्ट में देख लो। ये जगह हमारे पास 8 और 7, तो हमारे पास प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 78 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 78 माइनस उसका जो भी उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस का 4, तो ये कर दिया 4 माइनस प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिए यहाँ पर कितने हैं Cl, एक Cl एक लॉन पेयर डोनेट करता है तो 6 Cl है, तो 6 लॉन पेयर डोनेट करेगा 6 into ये वाला 2 फॉर्मूले का, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया 78 माइनस होगा 74 प्लस 6 to the 12 और दोनों को ऐड कर लो 6 7 8 86 आया, और 86 किसका है ना, नॉर्मल गैस का है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास उसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये थोड़ा सा अलग है, ये जो है 3 into
+1 प्लस क्रोमियम को निकालना है प्लस, ये सारी चीजें मैंने पहले सिखा दी तो तुम इसे निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। तो 3 इंटू ये कितना हमारे पास ऑक्सीलेटो C2O4 मतलब ऑक्सीलेटो, और ये एक ऑक्सीलेट कैसे बनता है ना ऑक्सीलेटो, ठीक है ना। तो कितना चार्ज होता है एक पे -2 चार्ज, मतलब दो नॉन पेयर डोनेट कर रहा है एक, ठीक है ना। तो हमारे पास इस पर जो है -2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यूज कर रही हूं। 3 + x -3 2 6 = 0 और x - 3 = 0 और x इक्वल आ गया हमारे पास +3, ठीक है। ये आ गया x इक्वल +3। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, ये एक ऑक्सैलिक एसिड जो एक ऑक्सीलेटो है वो दो नॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर कितने हैं 3, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 कर रहा है तो 3 कितने कर रहा होगा 6। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताया था नंबर ऑफ नॉन पेयर डोनेटर बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, नंबर ऑफ नॉन पेयर डोनेटिंग, यहाँ तो कितने नॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अब रखना शुरू करो, देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास क्रोमियम का 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3, तो -3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया हमारे पास 6 into 2, तो हो जाएगा हमारे पास 21 + 6 = 12 और हो जाएगा हमारे पास 3 और हो जाएगा 33, तो 33 है। ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आया है हमारे पास यहाँ से नॉर्मल गैस से मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसे नोट कर लो। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो सेंट्रल मेटल एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, हायर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। देखो एग्जांपल इसका, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी मतलब कॉम्प्लेक्स आयन अगर स्टेबल होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी क्या होता है हायर होता है, ठीक है। देखो जैसे एक हमारे पास FeCN का होल 6, ठीक है ना, ये जगह हमारे पास Cn का होल 6 4 माइनस, और एक हमारे पास FeCN का होल 6 और ये हमारे पास 3 माइनस, ठीक है ना 3 माइनस। इस पर अगर हम निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आयरन की तो x + 6 × -1 और इक्वल टू -4, मतलब x - 6 = -4, ये हो जाएगा x = +2, ठीक है ना। और अगर हम इसमें निकालते हैं तो x + 6 × -1 इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो x - 6 = -3 और x इक्वल हो जाएगा हमारे पास +3, ठीक है ना, -6 हो जाएगा +3। तो यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है Fe पे +3 चार्ज आ रहा है और इस वाले कॉम्प्लेक्स में Fe पे +2 चार्ज आ रहा है। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, जिसके सेंट्रल मेटल एटम पर, जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम पर ज्यादा चार्ज होता है, हायर चार्ज होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। अभी आपको ये बहुत बेसिक चीजें लग रही है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड, अगर हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स में ऐसा लिगेंड है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में ऐसा लिगेंड है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है। तो अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखो जैसे एग्जांपल ले लो CuNH3 का होल 4 NH3 का होल 4 2+, और दूसरा एग्जांपल ले लो CuNH3 का NH3 नहीं, यहाँ पर दूसरा लेके लेना Cn का होल 4 और हो जाएगा हमारे पास 2-, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इस वाले केस में भी +2 आएगी और इस वाले केस में भी +2 आएगी, चाहे तो आप निकाल के देख लो। देखिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, अच्छा +6 नहीं, इसे +4 लिखो, ठीक है ना। ये न्यूट्रल लिगेंड है और हमारे पास ऊपर +2 चार्ज इसलिए +2 आ गई, इस पे -1 चार्ज है तो -4 और इधर से +2 है तो इधर जाके होगा ये ऐसे -4 इक्वल टू में -2 इधर जाके ऐड होगा तो ये जगह +2 हो जाएगी इसकी भी, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। अब हम इस वाले बेस पे तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमने बोला था नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो ये वाला फैक्टर तो फेल हो गया, तो इस वाले फैक्टर के बेस पे देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, लिगेंड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो हम सिर्फ लिगेंड्स के बेस पे देखेंगे। जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है ना। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपने लोन पेयर उतनी इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसलिए इसका ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं करना चाहता, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, मतलब एज कंपेयर टू Cn। Cn कहां से डोनेट कर रहा है, Cn
कार्बन की तरफ से डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। Cn अपनी लोन पेयर कार्बन की तरफ से डोनेट कर रहा है, और हमें पता है कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए ये तो इजीली डोनेट कर देगा, ये Cn तो इजीली डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन NH3 नहीं कर सकता, N नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसलिए ये वाला क्या होगा, कम स्टेबल होगा और ये वाला ज्यादा होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बहुत बड़ी बड़ी सी वैल्यू होती है, उसे रट के नहीं घूमना है, उसे ऐसे रीजन समझ के करो, क्योंकि वहां तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर रटोगे तो पूरा नहीं कर पाओगे पेपर को, ठीक है ना, तो वहां से फिर क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ तो आएगा ना बिना रटा भी। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यहाँ पर हमारे पास NH3, ये हमारे पास ऐसा लिगेंड है जो लॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर रहा, ये ऐसा लिगेंड है कार्बन की तरफ से लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए अपने लॉन पेयर इजीली दे देता है। तो ये लॉन पेयर इजीली डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या है हमारे पास स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ये वाला इसके कंपैरिजन में ये वाला नीचे वाला ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये हो गया नेचर ऑफ लिगेंड। एक फैक्टर और बचता है, चलो तो फिर अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग। प्रेजेंस, ये तीसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें चिलेट बन रही होगी, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर चिलेट बन गई। ये मैंने जब चिलेटिंग एजेंट और चिलेटिंग वाला पढ़ाया था टॉपिक, तब भी बताया था प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग, ठीक है ना। जैसा कि हमारे पास ये Cu NH3 का Ni NH3 का होल 6, ठीक है ना, और ये 2+, ये है हमारे पास, और दूसरा है Ni En का होल थ्राइस, और ये हमारे पास 2+। हमें पता है कि En क्या है हमारे पास, बाइडेंटेड लिगेंड है एथिलीन डाइमीन, ठीक है ना, एथिलीन डाइमीन। तो ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ऐसे करके चिलेट बनाएगा, लेकिन ऐसे करके आएगा En, दो तरफ से आ रहा है, ठीक है ना, पूरा खोल के भी दिखा सकते हो, En इस टाइप से आएगा ये, और यहाँ पर एक और आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया हमारे पास, ये इसने चिलेट बनाया, ठीक है ना। जबकि अगर हमारे पास ये NH3 डालना हो तो NH3 तो नॉर्मल ऐसे आएगी, NH3, इसके ऊपर +2 चार्ज है वो भी लगा दो, ठीक है ना, NH3 NH3 इस टाइप से, सही है ना। बस ये तो इसमें हमारे पास क्या है, रिंग बन रही है, चिलेट बन रहा है, तो ये क्या है ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, इनके बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जितना भी मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, और जितना भी ज्यादा स्टेबल होता है उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सेम पेपर में कंफ्यूज करके इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी पूछ लेते हैं, वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। तुम्हें स्टेबिलिटी कांस्टेंट पता है तो तुम इनस्टेबिलिटी वाला ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा देते हैं, वरना क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो आप जल्दी से, ये हो गया। इसके बाद एक सीरीज लिखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जल्दी नोट करो, ये सीरीज नोट कर लो, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे मैंने बताया था वीवीटी के टाइम पर भी और सीएफटी के टाइम पर भी मैंने बोला था कि वीक लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड, तो वहां पर मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, मैंने बोला था जो सीएन होता है वो स्ट्रांग लिगेंड होता है, सीओ स्ट्रांग लिगेंड होता है, ठीक है ना। मैंने बोला था NH3 एवरेज लिगेंड होता है, वो किसी के साथ मतलब कभी स्ट्रांग की तरह काम करता है, कभी वीक की तरह काम करता है, डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम कैसा है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। मैंने वाटर के केस में भी ऐसा कुछ बताया था, ऑक्सीडेटिव बताया था, और मैंने बताया था कि ये क्या होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए क्या होता है पुअर लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब पेयरिंग नहीं करवाते। तो मैंने वहां पर एक प्रॉपर सीरीज नहीं दी थी, तो आप अभी ये सीरीज नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स।